अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ और आप देखते हैं शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और हेल्थ की बात वीनस के साथ में किन टॉपिक पर बात होती है? ऑब्वियसली बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और हम थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि हर किसी की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हमें पता होता है अगर हमें कोई हार्ट डिजीज़ हो या फिर अगर लंग्स में कोई इशू हो, बुखार हो, नज़ला हो, ये हमें पता चल जाता है, वो बहुत जल्दी डायग्नोज भी हो जाता है। बट अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो सालों लग जाते हैं उसको डायग्नोस होने में या फिर उसको इस तरह से रिकग्नाइज करने में कि वाकई में कोई मेंटल इशू चल रहा है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना हमारे माशरे में अभी तक, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, मगर अभी तक एक टैबू समझा जाता है इस चीज़ को ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना। और इसको मतलब अगर आपके साथ प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्टेंस बहुत देर से मिलती है, यानी आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और आपके ये भी प्रॉब्लम आपको होती है कि आपके सराउंडिंग्स वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में, किस तरह की जजमेंट होगी। सो इसकी वजह से भी हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर मज़ीद हो जाती है और वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर वो सही टाइम पर डायग्नोस हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ जो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं वो टाइम पर ही ठीक हो सकते हैं। सो हमारी कोशिश होती है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि बात जब होती है तो कॉमन हो जाती है वो चीज़, और कॉमन होती है तो फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आने में लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, या फिर अपने लिए उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना अपने लिए भी मुश्किल नहीं लग रहा होता। और क्योंकि हम डिफरेंट डॉक्टर्स को हर वीक ही इनवाइट करते हैं और हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स आकर हमेशा मैसेज देते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें और उसको टाइम पर ट्रीट करवाने की ज़रूर कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके सराउंडिंग्स में भी अगर आपको फ़ील होता है कि किसी को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, किसी को आप ज़रूरत है कि आप उस कंडीशन से, उस अज़ियत से निकाल सकें, तो ज़रूर अपना भी किरदार अदा करें एज़ फैमिली मेम्बर, एज़ लव्ड वन। आप अपने सराउंडिंग्स में अगर किसी को देख रहे हैं कि वो सफ़र कर रहा है तो उसकी मदद ज़रूर करें। स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पर। तो इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान, जो कि MD हैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के। और डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज़ आप डिफरेंट चैनल्स पर भी देख रहे होते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ में इनके यानी इनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी, बहुत मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि चेयरमैन हैं ग्रीन क्रेसेंट पाकिस्तान के, जो कि ऐसा अदारा है, एक ऐसी NGO है जो कि काम कर रही है डिफरेंट उन चीज़ों पर, यानी जिन चीज़ों की एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल एडिक्शन है, तो इन चीज़ों पर भी वो काम करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं अक्सर लोग फिर वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और वो फिर ऐसी मनशियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद इससे हम रिलैक्स फील करेंगे या अच्छा फील करेंगे, या ये इससे हमें निजात दिला देगा। तो गलत ट्रैक पर जाने की बजाय सही ट्रैक पर लाने के लिए हर तरह की कोशिश इनकी तंजीम कर रही होती है। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, और बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस के लिए डिफरेंट सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेक्चर्स के ज़रिए भी, प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, यानी हर जगह वो पेश रहते हैं। तो आज हमने दावत दी है, आज हमें मौका मिला है उनको अपने प्रोग्राम में बुलाने का। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को और जानते हैं कि वो किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को। आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वेलकम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह ये सेशन हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आप क्या कहेंगे, आप सब जैसे एक आप अगर हम बात करें एक MD के तौर पे, आप कराची साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल में होते हैं, तो एक MD के तौर पे आप किस तरह के पेशेंट्स को, किस तरह के केसेस को आप समझ रहे हैं कि हमारे माशरे में उस चीज़ का इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा? तो इससे हम शुरुआत करेंगे कि किस तरह के केसेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे बुलाया। देखिए, नफ्सियाती बीमारियां हमेशा से ही रही हैं तकरीबन हर पॉपुलेशन में, जैसे बाकी बीमारियां रही हैं। मगर पहले लोगों को पता नहीं था कि ये जो अलामतें एक शख्स के साथ हो रही हैं कि ये नफ्सियाती बीमारी की वजह से है। लोग अमूमन दूसरी चीज़ों पे, जिन भूत पे, साए पे, नज़र पे डाल देते थे कि क्योंकि समझ नहीं आता था, उस ज़माने के डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता था भाई ये क्या हो रहा है, अजीबोगरीब कोई हरकतें कर रहा है, तो ये तो कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, ये तो कोई जिन भूत साया हो सकता है।
तो बहुत काफ़ी रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं जिससे हमें पता चला है कि ये अलामतें भी नफसियाती बीमारियों की वजह से होती हैं। मेरे ख़्याल से पूरे 100 साल भी नहीं गुजरे होंगे। तो बहुत न्यू फील्ड है, हमेशा से बीमारियां रही हैं मगर दूसरी चीज़ों के खाते में डलती रही हैं, और ये तकरीबन हर मुल्क में बराबर होती हैं। जितनी पाकिस्तान में नफसियाती बीमारियां हैं उतनी ही अमेरिका में हैं। हाँ, एक जो जनरल एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन 25% अवाम, मतलब 1/4 लोगों को नफसियाती बीमारियां, कोई ना कोई नफसियाती बीमारी होती है। तो आप पाकिस्तान पे अगर ये फिगर लगा लें तो 24 करोड़ की आवाम में तकरीबन 5-6 करोड़ तो बनता है फिगर। तो अच्छी खासी प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है नफसियाती बीमारियां। और मेजॉरिटी बीमारियां जो होती हैं वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारियां जो हैं ये मेजॉरिटी हैं। हाँ, और हमेशा से यही रही हैं मेजॉरिटी में। एक और बात समझने की ज़रूरत है कि हम ये समझते हैं, आम आवाम ये अमूमन समझती है कि शायद हालात ख़राब होते हैं, मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं तो नफसियाती बीमारियां बढ़ जाती हैं। 100% ये बात सच नहीं है। कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है कि मौरूसियत होती है, जिस्म में पहले से उसके जीन्स मौजूद होते हैं, फिर स्ट्रेस आए, परेशानी आए तो हाँ कह सकते हैं कि वो बीमारी सामने आ जाती है। अमूमन जो हम फार्मूला बनाते हैं वो 50-50% का है भाई। 50% जेनेटिक मौरूसियत मौजूद है, जिस्म में, खून में उसके जीन्स मौजूद थे, फिर ऊपर से स्ट्रेस भी आया, परेशानी आई या कोई ऐसा वाक़या हुआ तो दोनों मिल के एक बीमारी बन गई, सामने आ गई। क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि चलें पाकिस्तान में तो बड़े मसले हैं, अमेरिका में तो इतने मसले नहीं होंगे जितने यहाँ पे हैं, या चलें जापान में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इतने मसले नहीं होते जितने यहाँ पे हैं, मगर बीमारियाँ फिर भी उतनी होती हैं वहाँ पे। तो और इस बात अगर वहाँ पर हम देखें तो खुदकुशी का रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा है। उसकी एक अलग वजह है, उस पर हम बाद में आएंगे। मगर इससे ये तो कम से कम साबित होता है कि सिर्फ ख़राब हालात जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते 100% नफसियाती बीमारी कॉज करने में। तो हमें नफसियाती बीमारियों को जो है ना बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए, और हम ऐसे ही उसको ट्रीट करते हैं कि जैसे नज़ला, बुखार हो, ज़ुकाम हो, दिल, डॉक्टर के पास जाना जब ज़रूरी समझते हैं, उसी तरह से जब नफसियाती कोई भी इश्यूज़ आ रहे हों तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए जाना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप दिल का मसला हो, गुर्दों का, फेफड़ों का, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। बहुत सिंपल मिसाल ले लें कि फ़र्ज़ करें आपको बुखार हो और 104 डिग्री का बड़ा शदीद बुखार हो, और मैं आपको कहूँ कि नहीं यार विल पावर से ठीक कर लो, उठो घूमो फिरो, चलो मैं वेकेशन पे ले जाता हूँ, उससे आपको बुखार ठीक नहीं होगा। पॉजिटिव सोच लो, ये चीज़ बहुत उससे कभी भी आपको बुखार ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि जिस तरह से हम देखते हैं जेनजीज में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है ना कि इसे मेंटल स्ट्रेस मत दो, और ये यानी बच्चों को पहले ये होता था कि बच्चों पर स्ट्रिक्टनेस भी होती थी, उन्हें डांटा भी ज़्यादा था, तो नहीं आप उसे अब्यूज़ नहीं करो, मेंटली अब्यूज़ मत करो और वो स्ट्रेस में चला जाएगा, उसे एंजाइटी हो जाएगी। ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता है कि ये हर चीज़ को उससे रिलेट करना कि आप इसे डिप्रेशन हो गया है? मतलब सैडनेस, एक लेवल सैडनेस का भी होता है, कुछ चीज़ें सैड भी इंसान फील हो रहा था, हर चीज़ डिप्रेशन है, हर चीज़ एंजाइटी है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये एक्चुअली में 2 सवाल बनते हैं बड़े बड़े। एक तो डिप्रेशन की बीमारी कब कहते हैं आप? आम डिप्रेशन, आम उदासी हर किसी को होती है, हर किसी को तो आप नहीं कहेंगे कि इसको बीमारी हो गई है। तो आम उदासी क्या है और उदासी की बीमारी क्या है, इसमें फ़र्क, एक तो ये सवाल है, इस पर बात करते हैं। दूसरा आपने कहा कि अब बच्चे शायद बहुत ज़्यादा नरम मिजाज हो गए हैं, थोड़े से डांटने से कुछ हो जाता है उनको। स्ट्रगल से पहले ही अगर वो कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन हो गया तो वो स्ट्रगल कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, ये बात तो सच है, देखा गया है कि जिन बच्चों पे सख्ती ज़्यादा होती है, ज़्यादा डांटा मारा जाता है, जलील ज़्यादा किया जाता है, उनमें नफसियाती बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और बड़े होकर ज़्यादा शदीद बीमारी अक्सर बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। और एक हेल्दी रिलेशन की भी अगर हम बात करें तो वो नहीं बिल्ड कर पाते। और हेल्दी रिलेशन बन ही नहीं सकता, किसी को आप मार रहे हैं, डांट रहे हैं, उसे कैसे मोहब्बत हो सकती है? तो ये बात है। अगर बीमारी ना भी हो, उनकी वैसे ही पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय होती है और उस पर नेगेटिव असरात तो पड़ते हैं, उसकी आदतें भी ख़राब हो सकती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें उसकी नेगेटिव हो सकती हैं। या फिर
पीपल प्लेजर की तरफ वो जा सकता है, या तो फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात आ जाती है। दूसरा ये कि फिर वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है कि सबने मेरे साथ बुरा ही किया, मैंने भी बुरा ही करना है। फिर बेशुमार चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या क्या खराबियाँ उसमें आ सकती हैं उस पर तशद्दुद होने के नाते, ये तो एक अलग पूरा टॉपिक है, उसके लिए कई घंटे चाहिए। मगर ये है कि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आप ये देखें, जो हम चाह रहे हो, जो अचीव करना चाह रहे होते हैं पेरेंट्स, वो अचीव नहीं करते, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं बच्चा पढ़ाई करे और उस पर आप सख्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उस चीज़ से तो और नफरत पैदा हो जाएगी। मुतनफ़िर हो जाएगा, मुतनफ़िर हो जाएगा क्या, इसकी वजह से मुझे परेशानी होती है, इससे मुझकी वजह से मुझे डांट पिटती है, इसी के पास नहीं जा रहा मैंने। ये बड़ी नेचुरल सी बात है, नफरत पैदा हो जाएगी। मगर अगर उसी चीज़ को आप एक फ़न अंदाज में करेंगे, उस पर इनाम देंगे, तारीफ़ करेंगे, तो बच्चा खुश होगा यार कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे मज़ा भी आता है, रिवॉर्ड भी मिलता है, तारीफ़ भी करते हैं, अम्मा भी खुश हो जाते हैं। तो उस तरफ लेके जाना चाहिए, बजाय कि उस पर सख्ती करें और मारें। फिर ये सख्ती करने से ज़्यादा ये होगा कि आपके सामने वो बैठ जाएगा, जैसे ही आप जाएंगे नहीं होंगे, वो कभी भी हाथ नहीं लगाएगा किताब को। और हमारे यही होता है, बच्चे बड़े बड़े नंबर ले आते हैं रट्टा मार के, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा एक भी साइंसदान हमें नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होती है, यानी खुद डिपेंडेंटली और क्रिएटिवली सोचना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लैक कर रहे होते हैं। हम इजाज़त नहीं देते। बिल्कुल, हम अपने बच्चे को कभी इजाज़त देंगे कि बेटा खुद सोचो समझो, देखो ये क्या सही है क्या गलत है, फिर फैसला लो? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि हमें हर लम्हे में, हर ज़िंदगी के मोड़ पे बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा खुद सोचो समझो, उसको क्या सही है क्या गलत है, कुछ खुद तो क्रिटिकल थिंकिंग करने का सिखाएं ना आप उसको। इवन मज़हब के बारे में भी सिखाना चाहिए कि बेटा कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, मैंने ये पढ़ा है, लोग अमूमन ये कहते हैं, मेरे ख्याल से फ़लाँ चीज़ सही है, तुम भी तो रिसर्च करो। उसको ये चीज़ सिखाएं, बजाय कि अपने सारे नज़रियात उस पर थोपें। ठीक है, तो वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं। तो माँ बाप इजाज़त नहीं देते बिल्कुल बच्चे को कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, कुछ वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं जैसे हमारे आबा अजदाद ने किया है हमारे साथ, हम भी तुम्हारे साथ यही करेंगे, तुमने भी यही करना है। तो बस उसी साइकिल में फंस जाते हैं, वही चलता रहता है। तो उस साइकिल को तोड़ना बहुत नामुमकिन सा होता है किसी के लिए। अच्छा, अगेन मैं उसी टॉपिक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, 3 कैटेगरीज देखी जाती हैं। एक तो अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को उन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा सवार कर लिया कि हर चीज़ को मेंटल हेल्थ से रिलेट कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर अगर उनकी बातें सुने, हम खुद भी अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन हमारी होती है, तो ये होता है कि उनके माइंड में बस नाशुक्री और इस तरह की बात फ़ौरन से आती है कि आखिर मज़े कौन कर रहा है, जब सारे के सारे परेशान हैं तो मज़े कौन कर रहा है, या कोई भी ऐसी बात होती है नाशुक्री पहले आती है कि यानी लाइफ ज़रा सी डिस्कम्फर्ट में आती है तो कहते हैं कि बस ये चीज़ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और मैं बिल्कुल डाउन हो चुका हूँ। एक तो ये चीज़ आती है, या फिर किसी की अगर ज़रा सी बात होती तो उनके साथ मिसबिहेव करना अपना हक समझते हैं। एक तो कैटेगरी ये हो गई, और एक वो कैटेगरी होती है जो समझती है डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें, मेंटल हेल्थ तो कोई चीज़ है ही नहीं, और बीच में फंस जाते हैं हम। तो हम कहाँ जाएं और दरमियान का रास्ता क्या है? देखिए, ये दोनों ही एक्सट्रीम रवैये हैं मेरे ख्याल से। मियाना रवैया अपनानी चाहिए, बीच का रास्ता ही होना चाहिए। तो देखिए, बात ये है कि पहले तो हम वो डिस्कस कर लें कि क्या आम उदासी है और क्या उदासी की बीमारी है। देखें, फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता आपके कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर गया, आप बड़ी क्लोज थी उससे, आप जाहिर सी बात है उदास होंगी, अफसरदा होंगी, ना होना एक मेरे ख्याल से अजीब सी बात होगी। तो मगर वक्त के साथ साथ कुछ महीनों में आहिस्ता आहिस्ता आपकी उदासी कम होगी, आप वापस अपनी ज़िंदगी रिज्यूम करेंगी, पढ़ाई या जॉब करती हैं तो वापस आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेंगी और ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। हो सकता है वक्त ज़्यादा लगे या कम लगे, मगर इवेंचुअली आप नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी। तो ये नॉर्मल उदासी है। इसी तरह कोई सदमा आए, जॉब से निकाल दिया किसी को, उसकी भी टेंशन होगी, उदास होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाएगा। मगर जिसको डिप्रेशन की बीमारी होगी, उसको जब ये स्ट्रेस, ये उदासी आएगी तो वो उदास से उदास तर होता जाएगा, उसकी तबीयत और ख़राब होती जाएगी और वो रिकवरी की तरफ नहीं आएगा। उसका डिप्रेशन ये बढ़ेगा, उदासी बढ़ेगी और एक्सट्रीम लेवल्स पे जाएगी। फिर उसको ख़ुदकशी के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, और बिल्कुल वो काम काज बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो घर पे बैठा रह जाएगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ
कि दो बंदे हैं, बिल्कुल एक जैसे सर्कमस्टेंसेस है, सेम उम्र है, एक जगह से ही पढ़े हैं, एक जगह ही जॉब करते हैं, और मगर एक के अंदर मौरूसियत जेनेटिक्स मौजूद है डिप्रेशन की, और एक में जीन्स नहीं है डिप्रेशन के। बॉस ने दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया, अब दोनों ही परेशान हुए, घर बैठ गए, उदास हुए कुछ दिन। मगर जिसको डिप्रेशन की जीन्स नहीं थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उदासी उसकी ख़त्म होगी, फिर वो कहेगा यार चलो मैं हाथ पाँव मारता हूँ, हाँ कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढता हूँ, चलो कम तनख्वाह में मिल जाए, शुरू तो करता हूँ मैं, हिम्मत तो करूँ। वो कहीं सीवीज वगैरह देगा, नौकरी मिल जाएगी, शुरू कर देगा, रिज्यूम कर देगा अपनी लाइफ। मगर जिसको डिप्रेशन होगी वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा, वो कहेगा यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो जाए नौकरियां ढूंढे, उसके लिए मेहनत करे, हाथ पाँव मारे, ये भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा देखा मेरे साथ तो होता ही बुरा है और मैं तो बस मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये हो जाएगा उसके साथ। तो एक को डिप्रेशन नॉर्मल हुआ था, वो ठीक हो गया, मगर एक को डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी, जो कि विल पावर से ठीक नहीं हो सकती, कितना भी उसको आप तसल्ली दे दें, वो विल पावर लगा ले, वो ये नहीं कर पाएगा। ऐसे में जो उनके सराउंडिंग्स हैं, उनके लव्ड वंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद हेल्प करना चाहेंगे तो वो खुद हेल्प नहीं, एक टाइम आएगा वो खुद भी डिप्रेशन बिल्कुल देख अक्सर ये होता है कि मरीज के घर वालों में भी हमें बहुत सारा डिप्रेशन मिलता है, कि कुछ तो जेनेटिक्स ही होती है, जाहिर सी बात है उसी खानदान का हिस्सा है, कुछ उस पेशेंट की वजह से सब अफेक्ट हो जाते हैं। ये भी मैं अक्सर कहता हूँ कि आम बीमारी में तो वो मरीज तकलीफ में होता है, जहन की बीमारी में उस मरीज के साथ साथ घर वाले भी तकलीफ में आ जाते हैं, तो इसका तो और ज्यादा इलाज कराने की जरूरत है। क्या मैसेज देंगे? अब मैं तो चाहूंगी इस पे आप एक जोरदार सा मैसेज दें, ताकि जब भी समटाइम्स हम ऐसा होता है कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बात की, फीवर अगर होगा किसी शख्स को तो उसकी तीमारदारी से वो ठीक हो सकता है, मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन से भी आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी अगर मेंटल डिजीज़ की बात करें तो वो सेल्फ मेडिकेशन या फिर सेल्फ थेरेपी, और जो लोग सोचते हैं कि बस मैं खुद ठीक हो जाऊं, तो समटाइम्स वो इतने विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि वो ना खुद रिकवर हो पाते हैं, ना उनकी फैमिली जो है वो उसकी वजह से और ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो मैं चाहूँगी आप इनको एक मैसेज दें इस यानी इस प्रोग्राम के थ्रू, कि वो इस चीज़ को समझें कि एक डॉक्टर की, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक साइकाइट्रिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है इस स्टेज में आपकी लाइफ में। बिल्कुल, देखें मैसेज यही है कि हमें जहनी बीमारियों को बिल्कुल जिस्मानी बीमारी समझना चाहिए। जैसे जब हमें बुखार होता है तो हम उसकी दवाई लेते हैं, पैनाडोल लेते हैं तो बुखार उतरता है और हम ठीक होते हैं, फिर हिम्मत भी आती है कि कुछ काम काज करें ना, बुखार के अंदर तो बंदा नहीं कर सकता कुछ। इसी तरह दिमाग बेचारा भी हमारा जिस्म का ही हिस्सा है, अलग से कहीं से नाजिल नहीं हुआ, इसमें भी बीमारी हो सकती है, और इसी तरह से इसका भी दवाई लेने की ज़रूरत होती है, ताकि जो दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है, जो केमिकल की ऊंच नीच हुई है, वो ठीक हो और आप वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी रिज्यूम करें और एक कारगर इंसान बन सकें। ओके सो नाजरीन, अभी तो हम बात करें प्रॉब्लम्स पर, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, और एक साइकाइट्रिस्ट का इसमें क्या रोल होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो कि हमें बता रहे थे कि डिफरेंट, अगर हम कॉमन इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे कि कॉमन इश्यूज़ क्या हैं, और जेनजीज के मसाइल पे भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आए तो ट्रीटमेंट का क्या प्लान होता है, यानी क्या प्रोसीजर होता है, और कितने टाइम के बाद जो है वो एक जो डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस बंदा होता है वो एक हेल्दी बीइंग बन जाता है। देखें, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है और उसकी सिवियरिटी क्या है, कितनी शिद्दत है उस बीमारी की। तो अगर बहुत कम दर्जे की बीमारी हो, माइल्ड हो, तो बातचीत से, साइकोथेरेपी से, जिसको हम बातचीत से इलाज करना कहते हैं, उससे भी बेहतरी लाई जा सकती है। मगर अगर थोड़ी ज़्यादा हो, माइल्ड से मॉडरेट तक हो या मॉडरेट टू सीवियर हो, तो फिर अमूमन दवाइयाँ साथ में देनी ज़रूरी हो जाती हैं, साथ में बातचीत से भी इलाज जारी रखते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रिज़ल्ट लाता है, क्योंकि दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं जिसकी वजह से ये कैफियत हो रही होती है। कई सीवियर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके
ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होता, आप सब कुछ ठीक है, घर बार फैमिली फाइनेंशियल हालत सब ठीक होता है, फिर भी उनको डिप्रेशन की बीमारी हुई होती है। तो क्योंकि वो दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस या जो भी दिमाग में इशू है उस वजह से ये बीमारी हुई होती है। तो उसके अंदर फिर हमें दवाई देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अमूमन 2-3 हफ्ते लगते हैं वो केमिकल इम्बैलेंस ठीक होने में, तो मरीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास यानी सेशंस लिए उन्होंने, मेडिकेशंस भी किए, लेकिन वो तो सिर्फ बस एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, मींस कि उससे सिर्फ नींद आती है, नींद की गोली दे देते हैं सिर्फ, नींद की गोली दे देते हैं, ये तो इलाज नहीं है, ये तो सिर्फ सुला देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या, इस ये बिल्कुल गलत ख्याल है। आज के ज़माने में 100% बात गलत है। जब नई नई दवाइयाँ बनी थी मेरे ख्याल से 50-60 साल पहले, तो उनमें थी वो भी नींद की गोलियां नहीं थी, मगर उनमें नींद का असर था। जैसे कि हम होता है ना खांसी का शरबत पीते हैं, ठीक तो हम खांसी करते हैं मगर उसमें नींद का असर भी होता है, साथ में नींद भी, गनूदगी, एंटी एलर्जी की दवाइयां होती हैं, सब में ही तकरीबन थोड़ी नींद का असर होता है। तो नफ्सियात की दवाइयां भी कुछ उस तरह थी, मगर अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है दवाइयों में। अब हमारे पास ऐसी दवाइयां भी मौजूद हैं कि जिनमें नींद का कोई असर नहीं होता, सिफर। हाँ, तो ये हमारे ऊपर होता है, क्योंकि अक्सर जहनी बीमारियों में नींद भी उड़ जाती है, बल्कि कभी कभार तो पहली अलामत ही होती है कि नींद खराब हो गई, नींद ही नहीं आ रही डॉक्टर, नींद ही नहीं आ रही। तो इसलिए फिर हमें उसके अंदर ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि जिसमें नींद आए। मगर जिन पेशेंट्स की नींद बिल्कुल ठीक होती है, हम उनको फिर वो दवाएं देते हैं जिनमें नींद का कोई असर ना हो। और ये दवाइयाँ नींद की गोलियाँ नहीं होती, नशे की गोलियाँ नहीं होती, और इनकी कोई एडिक्शन, कोई नशा नहीं लगता है। अच्छा, यानी ये बिल्कुल गलत ख्याल है। एडिक्शन नहीं होती कि आपको जिंदगी भर उसकी बार बार एडिक्शन नहीं होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक और बात आती है कि कुछ दौरानिये के बाद मेडिसिन छूट जाएगी, ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर आप बात कर रहे हैं ना, कि कुछ जब तक आपकी जो केमिकल इम्बैलेंस खत्म नहीं होता तब तक आपने यूज करना है। जब सारी चीजें यानी रेगुलेट हो चुकी होंगी तो उसके बाद तो मेडिसिन की नीड नहीं होगी। इसमें थोड़े से समझाने की जरूरत है, ये बीमारी पे डिपेंड करता है। अमूमन जो कोर्स चलता है वो कुछ इस तरह चलता है कि जब पहली दफ़ा किसी को बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो जब वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद भी कमोबेश 1 साल तक दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक होने के बाद भी, क्योंकि जल्दी बंद करने से ये देखा गया है कि बीमारी बहुत फौरन वापस भी आ जाती है, तो इसलिए वो तकरीबन कमोबेश 1 साल का पीरियड पूरा करते हैं। 1 साल तक मरीज ठीक रहे तो फिर दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करते हैं, और कम कर करके बिल्कुल लोएस्ट डोज पे भी अगर बंदा बिल्कुल ठीक रहे तो फिर बंद कर देते हैं दवाइयाँ। फिर बंद करके उनको देखते हैं कि भाई ठीक है, बीमारी वापस आ रही है या नहीं आ रहे, फिर उसको देखा जाता है। तो कुछ परसेंटेज लोगों की होती है जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी बीमारी वापस नहीं आती और वो हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ गुजारते हैं। बॉडी के रिस्पांस पर भी डिपेंड करता है ना, बॉडी के रिस्पांस पर डिपेंड करता है। मगर कुछ लोग हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम में, कुछ महीनों में या कुछ साल में आहिस्ता आहिस्ता अलामतें वापस आने लगती हैं, तो फिर उनको फौरन से दोबारा दवाई शुरू कर दी जाती है। मगर ये पीरियड डिपेंड करता है हर बंदे पे। कुछ लोग हो सकता है 1 साल के लिए ठीक रहें बगैर दवाइयों के, कुछ लोग हो सकता है 10 साल ठीक रहें बगैर दवाई के। तो ये भी कोई परेशानी की बात नहीं होती, दवाई रीस्टार्ट कर दी जाती है। और क्योंकि दवाइयाँ बहुत सेफ होती हैं, तो ये सारी जिंदगी लेने के लिए भी सेफ होती हैं। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी तो एक दफा हो जाए तो सारी जिंदगी लाजमी तौर पे दवाइयाँ लेनी ही लेनी है, लाजमी तौर पे लेनी पड़ती है। शुगर की बीमारी तो कभी ठीक नहीं होती, मतलब ठीक होती है दवाइयों के साथ, दवाइयाँ बंद नहीं होती, उसकी मैनेजमेंट कह लें हम, ट्रीटमेंट ही है बेसिकली। दिल की बीमारियां ले लें, दिल का मरीज भी सारी जिंदगी दवाई खाता है, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, बेशुमार बीमारियां जिनके सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो फिर कुछ नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जिनको वापस आ जाती हैं, तो उनके हम रीस्टार्ट कर देते हैं दवाई। सही। अच्छा, लोगों क्या आता है कि ये सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, साइड इफेक्ट होंगे, हमें तो नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बनती हैं जो शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं आप सिर्फ, जैसे कि वो डॉक्टर ही बेहतर आपको बताएंगे, वो डॉक्टर बेहतर जानते हैं। जैसे आप आम मिसाल ले लें कि दर्द की जो हैवी पेन किलर्स होते हैं वो आप कई महीने सालों के लिए लगातार नहीं ले सकते, वो इसलिए बनती नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनती है कि दर्द हुआ, लिया, ठीक हो गया तो छोड़ देते हैं हम। मगर कुछ दवाइयाँ बनती ही लॉन्ग टर्म लेने के लिए, जैसे कि शुगर की दवाइयाँ, ठीक है, तो उनको बनाया ऐसे जाता है कि सारी जिंदगी भी अगर लेना पड़े तो कोई उसका साइड इफेक्ट नुकसान ना हो। इसलिए डॉक्टर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ही आपकी केस को सुनने के बाद, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टेस्ट के बाद
फिर आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे जो मेडिकेशन और उसका जो दौरानिया होगा वो भी डॉक्टर देख कर बताएंगे कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी। और मेंटल से अगर हेल्थ अगर आपकी मुतासिर हो रही हो तो इसमें कभी ये मत सोचें कि लास्ट टाइम डॉक्टर ने ये दवा दी थी तो अब डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, यही दवा दोबारा कंटिन्यू। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत तरीका है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर तो कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि उसे कितनी डोज में लेनी है, कैसे शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है, कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। बॉडी की बायोकेमिस्ट्री अभी क्या है, जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर बना है बेचारा इतनी मेहनत 10-15 साल पढ़ा के, तो कोई तो वो फ़ायदा हो ना, फ़ायदा उठाएं उसका आप। तो 2 सेकंड की गूगल से तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, गूगल से जो है वो गूगल के डॉक्टर ना बने तो बेहतर है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपको अपनी बीमारी के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ें गूगल से, मगर पढ़ने के बाद आके डॉक्टर से मशवरा कर लें कि मैंने ये पढ़ा है, तो आप समझा दें मुझे इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे हम फर्ज करें कोई किताब भी पढ़ते हैं तो फिर टीचर से कंफर्म करते हैं ना, अपने उस्ताद से कि भाई ये लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब है, प्रॉपर रेफरेंस के साथ कि मैंने इस वाली बुक में ये पढ़ा है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ आप पढ़ लें, मगर अमल करने से पहले डॉक्टर से आप सीख लें, पूछ लें कि उसका मतलब क्या है। तो ये लोग गलती करते हैं कि जैसे हम भी 2-3 किस्म की गोलियां देते हैं, कुछ दवाइयां शॉर्ट टर्म लेनी होती हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने फिर छोड़नी होती हैं, कुछ दवाइयां लॉन्ग टर्म लेनी होती है कई साल। तो मरीज को तो नहीं पता होता कि कौन सी दवाई शॉर्ट टर्म की है, कौन सी लॉन्ग टर्म की है। तो कभी कभी गलती करते हैं कि वो खुद ठीक होते हैं तो खुद से वो दवाइयां एडजस्ट कर लेते हैं, यार उससे फायदा हो रहा था वो लेनी शुरू कर देते हैं, फला छोड़ देते हैं। अक्सर नुकसान हो जाता है। जो है फिर जाहिर है मेंटल सिम्टम्स हैं, और हर बुखार नज़ला ज़ुकाम के लिए तो आपको आपकी गली में भी डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो हर किसी को ये चीज़ रिस्क पर नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मेलाटोनिन का क्या किरदार है, और जो लोग जिनको ज़्यादा नींद आती है वो लोग क्या करें? देखिए, मेलाटोनिन जो है वो एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारे दिमाग से निकलता है। जब हमें सोना होता है, नींद का वक्त होता है, उस वक्त हमारा दिमाग वो हार्मोन निकालता है, तो हमें फिर नींद आनी शुरू हो जाती है और हम सो जाते हैं। और जब सुबह होने लगती है तो वो कम होना शुरू होता है। ख़ास तौर पे रोशनी आप देख लें तो उससे वो बहुत ज़्यादा कम होता है या ख़त्म होने की तरफ जाता है, तो आप अवेक हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो एक स्लीप साइकिल होती है हम इंसान की। आप समझें कि हमारे दिमाग में भी एक घड़ी होती है, वो घड़ी कहती है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है, तो आप वो हार्मोन्स निकलते हैं। को जो एनवायरनमेंट चाहिए उसके बारे में भी बताएं ताकि लोग वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके टाइम पे सोया करें। बहुत अच्छी बात है। तो वो घड़ी को बताना पता होता है कि भाई इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है। नफ्सियाती बीमारियों में अक्सर वो घड़ी ख़राब हो जाती है और कुछ लोग खुद ख़राब कर देते हैं उस घड़ी को। तो फिर दिमाग को पता नहीं चलता कि यार मुझे कब सोना है, कब उठना है। तो कभी दिन में नींद आ रही है, कभी रात में नींद आ रही है, कभी बीच में आँख खुल रही है। तो 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं स्लीप को बेहतर करने के लिए। वो जहनी बीमारी की वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें भी यही तरीके किए जाते हैं। जिसको जहनी बीमारी ना हो उसको भी स्लीप करने के स्लीप को सही करने के यही तरीके होते हैं। मसलन कि सोने का वक्त बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे ही रोज़ सोएं, 10 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, ना पहले ना बाद में। इसी तरह उठने का वक्त भी फिक्स होना चाहिए कि अगर सुबह 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे ही उठें। अब छुट्टी का दिन है तो ये नहीं कि आप 10 बजे तक सोते रहें, ठीक है। तो जब आप वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं, तो ब्रेन वो घड़ी फिक्स हो जाती है कि हाँ भाई ये मेरे सोने का वक्त है, ट्रेनिंग मिल जाती है, ये सोने का वक्त है, ये उठने का वक्त है, और फिर ये मसला नहीं होता। मगर जब आप कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, कभी आप 1 बजे सो रहे हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज रहता है कि भाई मुझे कब सोना है, उसको समझ नहीं आता। तो ये मेलाटोनिन और इसके जैसे जो हार्मोन्स ब्रेन ने नींद के लिए निकालने हैं, उसको पता नहीं चलता कब निकाले वो, तो उनकी नींद बहुत ख़राब हो जाती है। इसी तरह उठने का, कभी आप 7 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 10 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 2 बजे उठ रहे हैं, तो उसमें भी ब्रेन को समझ नहीं आता कि कब मैंने रोकने ये हार्मोन्स उठने के लिए, तो ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो जिनको नींद का मसला होता है उनको हम कहते हैं एक ही वक्त पे सोएं, एक ही वक्त पे उठें, चाहे छुट्टी हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, चाहे दोस्त आए, चाहे दावत हो, आपने फिर अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है। और उनको हम कहते हैं फिर दिन में भी नहीं सोएं। अगर दिन में सोएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, रात की नींद डिस्टर्ब होगी। जिनको नींद का मसला हो, नींद का इशू रहता हो, उनको फिर हम प्रेफर नहीं करते कि दिन में सोना चाहिए। हाँ,
अगर किसी की नॉर्मल है नींद, रात को ज़बरदस्त नींद आती है, दिन में भी सोता है फिर भी रात को अच्छी नींद आ जाती है, उसके लिए वो तो कर सकता है। मगर जिनको इशू है, जिनको मसला है, उनको नहीं सोना रूटीन सेट करने की जरूरत है पहले। हाँ, उनको फिर दिन में नहीं सोना चाहिए, वो अच्छा, फिर दिन में सोते हैं। वो एनवायरनमेंट भी एक क्रिएट करना होता है ना आपको सोने से पहले। हाँ आपकी बिल्कुल, मैं सारी उसी पे आ रहा हूँ, डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। तो ये टाइम फिक्स करने के साथ साथ आपको ये करना है, कोई भी एक्टिवेटिंग ड्रिंक, कैफीन वाली चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपको नहीं पीनी है। ये नींद को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसमें और भी नशे शामिल हैं, सिगरेट, उसमें निकोटीन होती है, वो भी नींद को डिस्टर्ब करती है। तो ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी है तो बहुत अच्छा है। मगर जिनको नशा है अब चाय का, तो उनको हम कहते हैं कम से कम चलें दोपहर तक आखिरी आपकी ड्रिंक होनी चाहिए, कि 2-3 बजे तक ले लें, फिर उसके बाद 4-5 बजे के बाद कम से कम ना लें। बेहतर है कि बिल्कुल ही ना लें। तीसरी चीज़ ये करनी होती है कि क्योंकि रोशनी से हमारी आंख में जब रोशनी जाती है तो वो मेलाटोनिन की सिक्रेशन को रोक देती है, और रात को हम सिग्नल मिल जाते हैं कि भाई रोशनी चल रही है, नहीं सोना। और ये मोबाइल जो है, ये जो लाइट इमिट करता है, उससे भी हमें सिग्नल आते हैं कि नींद उड़ाती है वो लाइट, रोशनी है, जाहिर सी बात है वो भी। तो हम कहते हैं कि रात को टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, कोई भी लाइट वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। घर में बहुत तेज़ रोशनी भी नहीं रखनी चाहिए। शाम को मगरिब के बाद धीमी लाइट्स रखें, ताकि ब्रेन को पता चले कि हाँ भाई अब अंधेरा हो रहा है और अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो अंदर ऐसी वो हाई इंटेंसिटी लाइट्स तो नहीं लगी होती थी, चराग वराग होते थे थोड़ी बहुत, और पूरे अंधेरा होता था पूरे। अभी भी आप गाँव में जाएँ तो रात होती है तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, तभी उनकी सेहत नहीं। हाँ, तो वो सो जाते हैं 7-8 बजे, 9 बजे, ऐसे पूरा मोहल्ला सो रहा होता है, पूरा शहर। तो क्योंकि शहर में तो रोशनी इतनी ज़्यादा है, तो फिर हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि रोशनी कम से कम हो, दिन और रात का डिफरेंस होना चाहिए। और फ़ोन, टीवी जो है ना, वो बिल्कुल साइड में कर देना चाहिए, वो नींद को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चंद चीज़ों का ख्याल जो है ना वो हमें रखना चाहिए। ओके, और ये तो बात हो गई कि आपने सोना किस तरह से, टाइम पे आप किस तरह से सो पाएंगे। सही टाइम पे उठने का तरीका भी बताएं। हाँ, देखिए वही बात है कि आप जब टाइम फिक्स कर लेंगे ना, ये तो आपने नोट भी किया होगा कि जो फर्ज करें रोज़ अगर आप 8 बजे उठते हैं, बहुत नींद भी आ रही हो, 8 बजे आँख खुल जाती है, फिर वो आपकी सुस्ती होती है कि आप दोबारा फिर सुस्ती है कि आप लेटे रहते हैं मगर नींद सही से नहीं आती। अगर आपका टाइम फिक्स है तो ब्रेन में जब घड़ी आपकी सेट हो जाती है, तब तो आप आराम से उस टाइम पे उठ जाएंगे। फ़र्ज़ करें जो फजर की नमाज़ लोड उठ के पढ़ते हैं, उनकी फजर पे आँख बड़े आराम से खुल जाती है, अलार्म हो ना हो, ठीक है, देर से भी सोए हो बहुत, आँख उस वक्त खुल जाती है। तो हमें सुबह की वो ब्रेन की जो घड़ी है उसका अलार्म सेट करना होता है। तो उसका शुरू में तो तरीका ये होता है कि हम कुछ दवाइयाँ देते हैं नींद के सही करने की। रात को हम कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक रात को सोने की दवाई देते हैं और सुबह उठने की दवाई देते हैं, उनका टाइम फिक्स कराते हैं। और फिर वो कहते हैं कि सुबह अलार्म लगाएं, ज़बरदस्ती उठ जाएं 7 बजे, फ़र्ज़ करें अगर हमने टाइम सेट करना है तो कुछ भी हो उठ जाएं। उठ के आप लाइटें वाइटें खोल दें, पर्दे खोल दें, ताकि आँखों में रोशनी जाए और नींद उड़ जाए। कुछ दिन, कुछ हफ्ते ये रूटीन रखेंगे तो फिर आपकी घड़ी सेट हो जाएगी उस टाइम पे, फिर आपको आराम से खुद ही आँख खुल जाया करेगी उस वक्त। ओके, सो नाजरीन, ये था तरीका सही टाइम पे सोने का और सही टाइम पे उठने का। और यहाँ पर टाइम हो चुका है ब्रेक का, तो फिर हमें भी टाइम की पाबंदी करनी चाहिए। लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो डॉक्टर, सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और यकीनन बहुत सारे लोगों को जिनको अपनी स्लीप साइकिल को सेट करना था, रूटीन को सेट करना था, उनको अगर वो ये फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी और वो दुआओं में भी ज़रूर आपको याद रखेंगे। मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पे, क्योंकि वक्त हो चुका है अब हमारे प्रोग्राम के एंड का, तो मैं चाहूँगी कि एक अच्छा सा मैसेज जो भी आपको लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ को, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक मैसेज ज़रूर दें। देखें, पहली बात तो ये कि जहनी बीमारी को बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह लेना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपको वो अलामात हो रही हैं जो जहनी बीमारी की होती हैं, तो फ़ौरन उनका इलाज कराना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी उसको एक टैबू नहीं बनाना चाहिए, शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनाना चाहिए कि नहीं मैं नफसियाती थोड़ी हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। ये बात भी है कि अमूमन लोग समझते हैं कि नफसियाती बीमारी इज़ इक्वल टू पागल,
दिमाग है तो दिमाग की बीमारी तो हो सकती दिमाग है तो दिमाग की बीमारी भी होगी। अगर दिमाग नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। Exactly. तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इस और नफ्सियाती बीमारी इज इक्वल टू पागल नहीं होता। नफ्सियाती बीमारी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंसान पागल हो गया है या अपना होश हवास खो बैठा है या अकल समझ उसकी ख़त्म हो गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दो मोटी मोटी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, न्यूरोसिस, साइकोसिस, जहनी बीमारियों में। न्यूरोसिस का मतलब होता है कि वो बीमारियां जिसमें इंसान अपनी होश हवास अकल सैनिटी नहीं खोता, और मेजॉरिटी बीमारियां न्यूरोसिस ही होती हैं। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज होती है साइकोसिस की, जिसको आप आम ज़बान में कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पागलों वाली हरकत कर रहा है या अपने होश हवास में मुकम्मल तौर पे नहीं है। वो बहुत कम परसेंटेज होती है। मेजॉरिटी अगर अनट्रीटेड छोड़ दें उसे तो आई थिंक फिर तो ट्रीटमेंट के बाद तो बेहतर हो जाता है। तो मेजॉरिटी बीमारियां जो होती हैं वो न्यूरोसिस होती हैं, मतलब कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी वगैरह। और वो आप जैसे मुझ जैसे लोग होते हैं कि अगर वो बताएं नहीं अपनी बीमारी तो आपको पता भी नहीं चले कि उनको कोई मसला भी है। तो नफ्सियाती बीमारी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो पागल है। तो शर्माना नहीं चाहिए, इसलिए अपना इलाज कराना चाहिए कि या अपने प्यारे का, घर वाले का आपको लगे कि यार तो कोई मसला है तो बग़ैर किसी शर्मिंदगी के उसका इलाज कराना चाहिए, जल्द से जल्द कराना चाहिए। जितना आप लेट करेंगे बीमारी बढ़ती जाएगी, ट्रीटमेंट और मुश्किल होता जाएगा। तो जहनी बीमारी को नफ्सियाती बीमारी समझें, बग़ैर किसी शर्म के उसका इलाज कराएं। और क्योंकि ये इतना कॉमन है, अब मैंने आपको बताया 5-6 करोड़ कम से कम, बल्कि नई रिसर्चेज आ रही हैं जो कि कह रही हैं कि शायद 50% तक जहनी बीमारियां हो सकती हैं। तो वो तो 24 करोड़ में 12 करोड़ बन गए। तो इतना कॉमन ये चीज़ है, तो आपको लेफ़्ट आउट फील नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मुझे ही मसला है। अगर आप पूछें ना तो एक कमरे में कितने लोगों को निकल आए। अब मैंने 1/4 बोला है तो यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, तो आप समझ जाए किसी एक को कोई ना कोई मसला है। ठीक है, बस बताते नहीं हम क्योंकि हम शर्म खाते हैं। तो शर्म नहीं खानी चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए ताकि आप माशरे में एक कारगर इंसान, एक प्रोडक्टिव इंसान बने। ये तो एज अ माशरा, एज अ होल पीछे रह जाता है क्योंकि हम जहनी बीमारी का इलाज नहीं कराते। कितने हमारे काबिल लोग हैं जो सिर्फ इस मसले की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर वो लोग अपना इलाज कराएं सही से तो वो मेरे ख्याल से बहुत आगे जा सकते हैं और फिर एज अ मुल्क हम बहुत आगे जा सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जब तक इस तरह के डॉक्टर्स हैं और सब, जाहिर है सबकी अपनी अपनी एफ़र्ट्स, एक एक शख्स की एफ़र्ट बहुत काउंट करती हैं, और जब हम सब मिल के एफ़र्ट कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है। सो नाज़रीन, अगेन थैंक यू मैं कहना चाहूँगी आपको कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी मुफीद मालूमात हमें दी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यकीनन हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स को भी मिलेंगे। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप मुझे, हमारे डॉक्टर दोनों को ही दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे भी रखिएगा, हमारी पूरी टीम को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।